हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन हैं, 6 में से कोई 5 करने हैं, जिसमें से 3 मैंने लिख रखे हैं पहले। तो ये पहले 3 डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद के आगे के 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा गया हमारा कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और या 4q+3 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें सारे के सारे आपके 4-4 नंबर के हैं। तो जिसमें 2 पार्ट लिखे हैं, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है। तो ये वाला आपका 2 मार्क्स का है और ये वाला भी आपका 2 मार्क्स का ही है। तो 4 का, ये वाला 4 नंबर का है पूरा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। और ये वाला भी आपका क्या है, 4 नंबर का। ठीक, तो पहले हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसमें आपने एक पढ़ रखा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां हमसे मान लेते हैं, कहा गया कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ए का विषम पूर्णांक मान लेते हैं। माना विषम पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, ए। और भाजक क्या किस रूप में आपको लाना है, 4q के रूप में लाना, 4 के रूप में। तो 4 हो गया ये, और इनटू भागफल क्या आएगा हमारा, q आएगा, और शेषफल को हम लिख लेते हैं r। अब आप जान लो कि किसी संख्या को अगर 4 से भाग करोगे तो शेषफल क्या मिलेंगे आपको, शेषफल या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, और या 3 मिलेगा। 3 शेषफल मिलेंगे, या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, और या 3 मिलेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है 5, तो पहले 5 को आप 4 से भाग कर लो, कितनी बार आएगा, 1 टाइम। ठीक, कितना शेषफल आया, 1। अगली संख्या हमारे पास लिखी 6, इसको 4 से भाग करो, कितना आएगा, 1 बार जाएगा 4, यहाँ शेषफल कितना मिला, 2। अगली संख्या लिखी जैसे 7, 4 से भाग करो, 1 बार गया, ठीक, 4, शेषफल कितना आया, 3। अगली संख्या है 8, इसको आप 4 से भाग करो, 2 बार 8, ठीक, तो ये क्या हो गया, 0। तो शेषफल आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3। वही हमने लिख रखा, शेषफल क्या मिलेगा, 0, 1, 2 और 3। अब इसमें साथ में आपसे बोला है क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम में कौन कौन से आपके होंगे, क्योंकि ये वाली विषम है 1 और ये वाली 3 विषम है। तो यहाँ पे अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन सा है, यही समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से विषम के लिए क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, r बराबर 1 होगा और r बराबर 3 होगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ a होगा बराबर, ये तो 4q ऐसे ही रहेगा, प्लस r की जगह पे विषम के लिए पहली संख्या क्या लिखेंगे, 1, तो 1 ही आ गया। दूसरा a बराबर 4q, और इस विषम दूसरी संख्या कौन सी है, 3, तो यहाँ रख दिया क्या, 3। तो हमारे विषम पूर्णांक कौन से आ गए हैं, 4q+1 और 4q+3 के रूप के आ गए हैं, जो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 61 है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो माना धनात्मक पूर्णांक, और वो भी कौन से हैं, क्रमागत वाले। तो क्रमागत का मतलब जैसे एक आएगा आपकी संख्या 7 मिल गई, अगली कौन सी आएगी, 8 आएगी, एक 9 आ रही तो दूसरी क्या आएगी, 10। तो जब भी हमें, क्योंकि पता तो है नहीं, तो धनात्मक पूर्णांक हम कौन कौन से मानेंगे, एक मानेंगे x, और दूसरा वाला क्या होगा, x+1। मतलब यहाँ अगर 8 रख दोगे तो 8 और 1 9 मिल जाएगा, 9 यहाँ रख दोगे तो 9 यहाँ पे, 9 और 1 10, तो वो कंटिन्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 61 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल ये हमें दे रखा है 61। तो वर्गों मतलब पहली संख्या है, इसका वर्ग हो गया, प्लस दूसरी संख्या क्या है, x+1, इसका वर्ग हो गया, और ये बराबर दे रखा आपको 61 के। तो इसका तो ऐसे रहेगा x²। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, x² + 1 + 2x। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी ओपन की, कौन सी, a + b का होल ऑफ स्क्वायर, ये होती है a² + b² + 2ab वाला हमने रूल यूज किया। और बराबर कितना, ये 61 बराबर में है तो इधर ले आते हैं, -61 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला x² और ये x² मिलके कितना हो गया, 2x² हो गया, प्लस का आपका ये वाला 2x ऐसे रहा,
अब 61 में से 1 माइनस कर लोगे तो माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ क्या जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, ठीक, बराबर 0। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि ये वाला 0 में पहुंचा दो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो अब समीकरण बन गई कौन सी, ये बन गई एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो 30 कैसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 30 मिले, माइनस करने पे आपको 1 मिल जाए। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 5 जो 30 होगा, यहाँ समझा दे रहा हूँ, 30 है तो 30 के टुकड़े क्या होंगे 6 और 5, इनको गुणा करोगे तो 6 और 6 5 जा 30 होगा, और 6 में से 5 माइनस कर लोगे 1 मिलेगा। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 6x माइनस 5x और फिर माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x फिर माइनस का 5x, माइनस का ये कितना हो जाएगा 5x होगा माइनस 30 बराबर 0। तो एक पेयर आपको ये मिल गया, इसमें से कॉमन क्या ले लोगे, x कॉमन लोगे तो मिलेगा x प्लस 6। अब इन दोनों में आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 5 कॉमन मिलेगा, ठीक, जब माइनस 5 कॉमन लोगे तो मिलेगा x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ कॉमन हमें क्या मिल गया, एक मिला x प्लस 6 और दूसरा मिल गया x माइनस 5 बराबर। तो जब आप इससे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x बराबर माइनस 6, और जब इससे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x बराबर 5, ठीक। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, दो क्रमागत धन पूर्णांक बताने हैं, तो क्या ये धन पूर्णांक है, नहीं है, पूर्णांक है लेकिन धन पूर्णांक नहीं, तो हमें ये सॉल्व नहीं करना। x की वैल्यू क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, लिख दोगे अमान्य। क्यों अमान्य है, क्योंकि आपसे धनात्मक पूर्णांक के लिए बोला, ये आ गया ऋणात्मक, तो x का मान क्या होगा 5। तो क्वेश्चन में हम कौन कौन से पूर्णांक लेके चले थे, यही तो लेके चले थे, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली मिलेगी 5 और इससे क्या मिलेगी, अगली मिल जाएगी हमें 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 5 और 6 जिनके वर्गों का योगफल आपका कितना मिल रहा है 61। समझ गए होंगे इसको। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट हमने एक साथ कर लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर खा पार्ट पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आता है। तो क्वेश्चन नंबर खा में कहा गया है, वैसे ये क्वेश्चन जो खा नंबर है वो है 6 नंबर के लायक, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 नंबर में दे रखा है, तो क्या करना है, 4 नंबर में है तो 4 नंबर में करेंगे, लेकिन करना तो है ही है। इनमें से कोई आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे 6 में से, तो हम सेकंड पे आ जाते हैं, जो खा पार्ट लिखा है। तो सबसे मस्ट है इसका डायग्राम बनाना, देन उसके बाद सॉल्व करना, ठीक। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक। तो मैं इसको इधर मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे इतने में, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मिटाया है ये हमने डिस्कस कर रखा है, तो नीचे वाला क्वेश्चन जो है उसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ये राजमार्ग है, ये मीनार, पाद मतलब उसके फुट पॉइंट तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पे एक कार थी आपकी, यहाँ पे वो देखता है कितने पे 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री उसका था क्या, अवनमन कोण था, तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा 30 डिग्री अवनमन था, ठीक। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण यहाँ से कुछ दूर चली, तो यहाँ से यहाँ तक में उसने समय कितना लिखा, कितना लिया 6 सेकंड का समय लिया। यहाँ पे जब पहुंची तो अवनमन कोण इसका कितना हो गया आपका, यहाँ पे 30 डिग्री था और अवनमन कोण कितना देख रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे पहुंचने पे उसका अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये वाला डी। तो अवनमन बनाओगे तो आपको पूरा ये मेंशन करना पड़ेगा 60, ठीक। फिर कहा गया था
60 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक में मान लिया t समय लग रहा, तो आपको t की वैल्यू बतानी। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, इस वाले को y मान लेते हैं, और इसकी हाइट को हम मान लेते हैं क्या, h। तो जो भी मान रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर खा पार्ट क्या लिखा है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, और क्या माना हमने, AB को मान रखा है कितना, x माना है, AB बराबर x। उसके बाद BC को हमने क्या मान रखा है, BC बराबर y मान रखा है। तो आपको पता है कि समय निकालना, तो समय के लिए, और चाल तो आपको क्या दे रखा है कि कहा गया है कि एक समान चाल से, तो मतलब अगर चाल यहाँ पे v है तो चाल इतने में भी v ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा क्या, इसमें बदलेगी दूरी। तो यहाँ पे जो दूरी दे रखी है, और ये तो दे रखी है, समय दे रखा है यहाँ से दूरी, और यहाँ से अगर हम दूरी निकाल ले तो फॉर्मूला लगा लेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले त्रिभुज लगाते हैं, ये वाला त्रिभुज कौन सा, BCD में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BCD में। अब BCD में आप कोण देख रहे हो कितना है, 60 डिग्री, तो लिखोगे tan 60 डिग्री बराबर, tan होता क्या है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना आपका है, h है, और आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, y। ठीक, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटा y। तो यहां से क्या मिलेगा, y बराबर h बटा √3, ये मिल गई दूरी हमें। अब जानते हो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, तो अगर हम दूरी की क्या निकाल लेते हैं, चाल निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे चाल हम क्या मान रखे हैं, v मान रखी है, दूरी यहाँ पे कितनी है, दूरी आपकी है ये वाली y है, इसमें BC के लिए दूरी कितनी है, इसी की बात कर रहे हैं, त्रिभुज BCD में दूरी हम BC की बात कर रहे हैं, तो दूरी कितनी है BC, और समय कितना है हमारे पास t, तो इसको लिख लेंगे 1/t, और BC की वैल्यू यही है y है, तो ये है हमारे पास h/√3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अगला आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज कौन सा, ACD में, त्रिभुज ACD में यहाँ मिल जाएगा हमारे पास कोण कितना है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, h है, और आधार हमारा कितना है, पूरा x प्लस y है, x प्लस y है। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x प्लस, तो जब इसको इधर गुणा करेंगे, कैची गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस y बराबर √3h। अब यहां से हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √3h माइनस y, ये हो जाएगा। तो x बराबर √3h, और y का मान हम यहाँ लिख चुके हैं कितना है, h/√, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x बराबर, इसको जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 3h माइनस h बटा √3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3h में से h माइनस होगा 2h/√3, ये हमें मिल गई यहाँ की दूरी। अब यहाँ भी लगाते हैं हम कौन सा फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, तो चाल यहाँ पे कितनी है, v है, दूरी कितनी है यहाँ पे, और समय यहाँ कितना लग रहा है, 6 लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि 6 सेकंड है, और यहाँ पे दूरी कितनी है, 2h/√3। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आप देख रहे हो कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, चूंकि कार एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, मतलब जो यहाँ पे v का मान होगा वही v का मान यहाँ पे भी, मतलब v का मान जो यहाँ निकाल रखा है दोनों बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एक में क्या निकला, ये वाला एक हमारे पास है
1/t इंटू h/√3 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1/6 इंटू यहाँ मिलेगा हमें इधर से 2h/√3। ये वाला ये कहां से आया, समीकरण 1 से v का मान है और समीकरण 2 से v का मान, क्योंकि कार क्या है एक समान चाल से चल रही है तो चाहे वेलोसिटी यहाँ से निकाले या यहाँ से, दोनों बराबर होंगी तो दोनों से वेलोसिटी निकाली हमने बराबर कर दिया। अब जो कट हो रहा कट कर लेते हैं, h से h, ठीक, बराबर लगा तो ऊपर वाला ऊपर से कट हो सकता है, नीचे वाला नीचे से कट हो सकता है। यहाँ √3 से √3 का कट होगा, फिर बचा कितना हमारे पास, इधर बचा 1/t बराबर इधर बचा 2/6, 2 से कट करो कितना आ जाएगा 3 बार, तो इसका उल्टा करो यहाँ कितना हो जाएगा t/1 और इधर उल्टा करोगे तो 3/1, मतलब t बराबर आपको कितना मिल गया 3 सेकेंड। ठीक, समझ गए, मतलब क्या है कि मीनार को B से C तक पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। आई होप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, क्योंकि इसमें मास्टर डायग्राम बनाओ, फिर हमने ये त्रिभुज लिया तो यहाँ से हमने दूरी निकाली, ये वाली दूरी निकाली, फिर फॉर्मूला लगाया चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे भी v है और यहाँ पे भी v है, तो v बराबर दूरी बटे समय से निकाल लिया। ऐसे त्रिभुज इस त्रिभुज में आ गया, हमने क्या किया x की निकाल ली, फिर इस फॉर्मूले में चाल बराबर दूरी बटे समय लगाया, फिर दोनों को आपस में बराबर कर लिया। जब बराबर किया तो जो कटने वाली वैल्यूज थी वो कट हो गई, उसके बाद में जो हमारा बचा वही आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। आसान क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज का 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है 9.1, उसी का क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे अगला क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है गा नंबर, तो गा नंबर क्या लिखा है कि बिंदु ए है 2, -2 और 2, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो क्वेश्चन नंबर खा पार्ट है। खा नंबर हमारे पास क्या लिखा है, ए दे रखा है, ए है -2, -2, -2, ये हो गया पॉइंट हमारा ए है। उसके बाद में ठीक, ये तो ए लिखा है, उसके बाद यहाँ पे क्या है एक पॉइंट बी है, इसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं 2,8। ठीक, ये दे रखे हैं। उसके बाद कहा गया कि ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 4 बराबर भाग मतलब पहला ये हो गया P हो गया, उसके बाद Q हो गया और यहाँ पे R हो गया। 4 बराबर भाग में कर रहा है, मतलब इधर का क्या होगा एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा और ये वाला आपका चौथा टुकड़ा हो गया। अब हम आते हैं कि पहले आपको क्या निकालने होंगे, P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक और R के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे खड़े होगा, यहाँ पे हम क्या करें, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा अंतः विभाजन के लिए। ठीक, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर उसी के आधार पे आपको समझा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। तो इसमें हमारे पास क्या था कि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन में x बराबर क्या होता है, याद करने का तरीका भी बताता हूँ आपको। क्या लिखना है, mx लिखो प्लस mx लिखो, नीचे m प्लस m लिख लो। ऐसे ही y वाला लिखो, इसमें भी y वाले में क्या होगा my प्लस my बटा m प्लस m। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपको याद रखना है, ऐसे लिखो 1 2 2 1, ऐसे 1 + 2, यहाँ 1 2 2 1 1 प्लस। ठीक, ये हो गया, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब इसके लिए m1 और m2 के मान क्या होंगे, तो m1 m2 के मान यहाँ से डिसाइड करेंगे। हम इस पॉइंट पे खड़े हो जा रहे हैं, m1 का मान, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा m2, क्योंकि हमें ये तो पता है x1 y1 और x2 y2 ये पता है, बस हमें m1 m2 पता करना है। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे m1 और m2 क्या होंगे, r पे आ जाते हैं, तो r पे m1 का मान क्या होगा और
m2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप खड़े हो जाओ बिंदु P पे, आपको इधर कितना टुकड़ा दिख रहा है, एक, तो m1 का मान कितना हो गया एक, इधर कितने दिख रहे हैं 1 2 3, तो m2 का मान कितना हो गया 3। ठीक, उसके बाद आते हैं m2 पे आ जाओ, आप यहाँ पे खड़े हो गए Q पे, क्योंकि m2 यही है ना इस पॉइंट पे Q पे, तो Q पे आपको इधर कितने टुकड़े दिख रहे हैं एक और एक 2, तो m1 का मान 2, इधर कितने टुकड़े एक और एक, तो m2 का मान भी 2 आ गया। ठीक, इस पे आ जाओ R बिंदु पे, तो R में m1 के पास कितने टुकड़े दिख रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ कितना हो गया 3, और m2 का मान कितना हमारे पास है m2 का है 1, तो ये हो गया। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए, तो P के निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर फॉर्मूला हमारे पास वही है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो x बराबर m1 का मान यहाँ कितना है P के लिए 1, x2 कितना है ये x1 y1, ये वाला आपका फिक्स है, इसको लिखोगे x1 y1 और इस वाले को लिख लोगे x2 और y2। ठीक, तो 1 इंटू x2 का मान कितना आपके पास है 2 प्लस m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -2, नीचे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3 होगा, तो x बराबर ये होगा 2 रेख का गुणा करोगे 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -6, नीचे हो जाएगा 4, तो ये सॉल्व होके कितना बचेगा -4/4, कट हो गया, कितना आ गया माइनस का। अब ये तो x का निकाला, अब y का निकालते हैं, फॉर्मूला लिखा है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना 1, m2 का मान m1 के बाद y2, तो y2 का मान कितना है 8 है, प्लस m2 का मान कितना है 3 है, और यहाँ कितना मान दे रखा है 2, और नीचे क्या होगा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3, तो y बराबर कितना मिलेगा 8 और 1 का गुणा करोगे 8 प्लस इसका गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, और नीचे 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 14/4, 2 से कट करो 2 और 2 से कट करोगे 7, तो इसका क्या आ गया 7/2, ये आ गया हमारे पास 7/2, तो लिख लेंगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक आपके क्या हो गए, पहले तो x लिखा जाएगा मतलब -1, उसके बाद में 7/2, ये तो हो गया P के निर्देशांक। ठीक, उसके बाद हमें किसके चाहिए Q के निर्देशांक, तो यहाँ लिख लेते हैं Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक के लिए, Q के निर्देशांक के लिए, तो जब Q के निर्देशांक निकालोगे तो फिर से आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो x बराबर m1 का मान यहाँ के बात करें Q कितना है 2, x2 का मान कितना है 2 प्लस m2 भी 2, ये कितना है -2, नीचे कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ बचेगा -4/4, तो ये तो 0/4 आ गया, कितना आ गया 0। अब ये तो x का मान आ गया, y का निकालते हैं, तो m1 2, y2 कितना है 8 है, प्लस m2 कितना है m2 भी 2 ही है, और ये कितना दे रखा है आपको 2, नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस, तो y बराबर 2 और 8 का गुणा करोगे 16 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 का गुणा करोगे तो 4 आएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो 16 और 4 20, 20 को कट करोगे 4 से, तो 4 से कट करोगे 5, तो y बराबर कितना मिल जाएगा 5, वो भी प्लस में। ठीक, y का मान कितना मिला 5, तो इसके Q के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक क्या मिले हमें 0 मिला और 5 मिला। अब आ जाते हैं R के निर्देशांक के लिए, R के निर्देशांक के लिए, तो जब आप R का निर्देशांक निकालोगे तो R के लिए आपको वैल्यू पता है ना, फॉर्मूला लगाओगे x बराबर m1 कितना है R के लिए 3 है, m1 फिर x2 का मान 2 प्लस m2 का मान
1 और इसका मान कितना है -2। नीचे कितना हो जाएगा 3 + 1, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 6 और माइनस का 2 नीचे हो जाएगा 4, तो 6 में से 2 जाएगा 4/4 मतलब कट के कितना आ गया 1। अब y का निकालोगे तो y बराबर m1y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2। यहाँ हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ये यूज हो रहा था हर बार, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया और वहीं से हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक, तो y बराबर m1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है आपके पास 8 प्लस m2 का मान कितना है 1 और इसका मान कितना है 2। नीचे कितना हो जाएगा 3 प्लस, तो y बराबर इसका गुणा करोगे 3 और 8 का गुणा करोगे 24 प्लस 2 नीचे कितना हो जाएगा 4 मतलब 26/4। 2 से कट करोगे 2 से कट करोगे कितना आ जाएगा 13, तो y बराबर 13/2। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, r के निर्देशांक, तो r के निर्देशांक आपके क्या निकले हैं 1,13/2। ये हमारा आंसर हो गया। ये p हो गया, फिर q हो गया और r हो गया। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। तो अभी हमने इसके 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उसके बाद के 3 क्वेश्चन भी मैं लिख ले रहा हूँ और उनको भी आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। इसी में ही दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घ पार्ट पे, जिसमें कहा गया है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो घ पार्ट है, तो इसमें क्या मानते हैं, माना हर बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और कहा गया कि अंश है, तो अंश कितना हो जाएगा इसके हर से 3 कम है, तो मतलब x - 3। तो यहाँ से आपकी क्या बन जाएगी मूल भिन्न, मूल भिन्न मूल भिन्न आपकी क्या बनेगी, अंश बटे हर से बनती है, तो अंश कितना है, मूल भिन्न होती है अंश बटा हर। तो अंश कितना है, अंश है x - 3 और हर कितना है, हर है x। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति आपको क्या दे रखी है कि यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया गया है, इसमें भी 2 प्लस कर दिया गया, इसमें भी 2 प्लस किया गया। तो जब इसमें 2 प्लस करोगे तो अंश हमारे पास है कितना x - 3 और इसमें 2 जोड़ दिया, नीचे कितना है x तो है ही है हर और उसमें 2 जुड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा x - 1 और नीचे कितना हो जाएगा x + 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, तो जो प्रश्नानुसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग। प्रश्न कह रहा है कि नई भिन्न प्लस मूल भिन्न बराबर कितना हो जाएगा 29/20। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि नई भिन्न और मूल भिन्न का योगफल कितना दे रखा है आपको 29/20। ठीक, तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो नई भिन्न कितनी है, नई भिन्न हमारे पास है x - 1/x + 2 प्लस मूल भिन्न कितनी है x - 3/x और ये किसके बराबर है 29/20 के। तो हम सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके आओगे कैची गुणा करोगे तो x और x - 1 प्लस यहाँ होगा x + 2 और x - 3, नीचे कितना हो जाएगा x + 2 और x बराबर 29/20। सॉल्व करो, इसको गुणा करोगे तो ये x² हो जाएगा -x प्लस यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा x² - 3x फिर प्लस 2x - 6 और नीचे इन दोनों का गुणा होगा जब तो x² प्लस बराबर 29/, तो ये हो जाएगा x² और x² मिलके ये वाला x², ये वाला x² मिलके कितना हो जाएगा 2x² होगा, फिर ये वाला x और ये x 3x हो गया, माइनस का 3 और 1 4 और 4 में से 2 ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, फिर माइनस का 6 और ये हो जाएगा x² प्लस 2x बराबर 29/20। अब इसको फिर कैसे गुणा करो, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, तो इधर किससे गुणा होगी 20 से, यहाँ है 2x²
2x माइनस 6 बराबर यहाँ हो जाएगा 29, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो जब हम इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 40 एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 40x माइनस का 120 बराबर यहाँ हो जाएगा 29 एक्स स्क्वायर प्लस का 58x। ये उठा के दोनों इधर ले आते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 40 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस 120 माइनस 29 एक्स स्क्वायर माइनस 58 एक्स बराबर, तो समीकरण क्या बनेगी, ये 40 है और ये वाला 29 है, इसको जब माइनस करोगे तो हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 40 और ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे 98 और ये 120 हमारा 98 एक्स होगा माइनस का 120 ऐसे रहेगा बराबर 0। अब बन गई द्विघात, तो इसी को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो हमारी द्विघात समीकरण क्या बन गई है 11 एक्स स्क्वायर माइनस 98 एक्स माइनस 120 बराबर 0। अब गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड के लिए आप जानते हो पहले क्या करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, किसको 11 को 120 से गुणा करोगे, फिर जो गुणा करने पे आएगी संख्या उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस करने पे 98 मिले। तो 11 के गुणनखंड तो यही होंगे, 120 के गुणनखंड जब करोगे तो क्या होगा, पहले 12 के कर लेते, 2 दूना 4 और 3 12, फिर इसके बाद 10 होगा तो 10 के गुणनखंड 2 और 5। तो गुणनखंड आप इसी में से बनाओगे, देखते हैं कैसे बनेगा। 11 और ये 11 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, ये वाला 11 और 5 दूना 10 मतलब 110 होगा एक टुकड़ा, माइनस ये वाला कितना हो जाएगा 2 दूना 4 थे 12। अगर गुणा करोगे तो यही मिल जाएगा, इनमें से इसको माइनस कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा 198 सॉरी 98। ठीक, तो गुणनखंड हमको क्या मिल गए, ये मिटा दे रहे हैं, गुणनखंड समझ गए आप। तो गुणनखंड हमको क्या मिल गए हैं, ये वाला रहेगा आपके पास 11 एक्स स्क्वायर माइनस इस 98 की जगह पे क्या लिखेंगे 120 एक्स माइनस का 120 एक्स माइनस का 12 एक्स। ठीक, तो 120 से 12 माइनस करेंगे तो 110 सॉरी क्या था 110 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस का 120 बराबर 0। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 11 एक्स स्क्वायर माइनस का ये 110 एक्स और प्लस का 12 एक्स माइनस 120 बराबर 0, ये हो गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 11 ये क्या होगा, इसमें से हमें मिल जाएगा 11 एक्स कॉमन मिलेगा, तो जब 11 एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से x माइनस 10 मिल जाएगा, प्लस यहाँ से कॉमन आ जाएगा 12, ये मिल जाएगा x माइनस 10 बराबर 0, ये सेम आ गया तो लिख लोगे हमें x माइनस 10 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 12 बराबर 0। ठीक, तो एक बार इसको 0 रखोगे तो यहाँ से x का मान आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 12/11, जो कि आपकी क्या बन जाएगी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। और माइनस आ गया तो हमसे भिन्न पूछा था, तो भिन्न के लिए हम क्या करेंगे, हमें अंश की वैल्यू मिल गई, तो ये आ गया हमारा क्या हर आ गया। ठीक, हर मान के चले थे, तो हमसे पूछा था मूल भिन्न बता दीजिए, तो मूल भिन्न हमारी क्या थी, मूल भिन्न है यही वाली x माइनस 3/x, तो x का मान आप रख दो 10, तो यहाँ रखोगे 10 माइनस 3/10, तो इसका कितना आ जाएगा 7/10, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो हमारा लिखा गया है अंग। इसमें कहा गया है कि चित्र में, हम मिटा दें इसको, इसमें दिया गया है कि चित्र में AB और CDO केंद्र वाले एक वृत्त के 2 लंबवत व्यास, ठीक, इसके क्या दे रखे हैं, हमें लंबवत व्यास दे रखे हैं। तो डायग्राम मैं इसको इधर वाला मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ और यहीं पे हम डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको इससे वैल्यू निकालना सिखाते हैं और सॉल्व करते बताते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। तो हम इसमें कौन सा सेट सॉल्व कर रहे हैं, अभी सेट 2 का, जिसका कोड है DW। तो डायग्राम यहाँ बना ले रहे थोड़ा बड़ा, एक वृत्त है, उसमें एक ये भुजा दे रखी है
ये ए बी है और इधर वाली सी डी, ये आपकी क्या है, ये ए है, ये वाली बी है, ठीक है। उसके बाद ये सी है और ये वाला डी है, और ओ इसका केंद्र है, और इसके बाद में एक वृत्त और बना है जो इसको टच कर रहा है, ये वाला, ठीक। और इसमें कहा गया था कि ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, यदि ओ ए बराबर 7 है, ये कितना है, यहां से यहां तक आपको 7 दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम क्या लिख लेंगे, लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, अंगा वाला, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर लिख लें, ये कितनी हमें दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अब कहा गया था तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, लघु तथा दीर्घ का। तो पहले लघु का मतलब छोटा वाला, तो बोला गया कि ओ केंद्र वाले एक व्यास के 2 लंबवत व्यास है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, ओडी क्या है, छोटे वृत्त का व्यास, तो लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास। और छोटे वृत्त का व्यास क्या है, ओडी है, और ओडी किसके बराबर है, ओए के बराबर, क्योंकि ये क्या है, ये त्रिज्या ही तो है, इधर की और इधर दोनों बराबर होंगी, तो इसका व्यास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी तो निकालें, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इसको हम स्मॉल आर लिख ले रहे हैं, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 7/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.5, ठीक, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है किसका, अनुपात, और अनुपात किसका पूछा है, पहले कौन है, लघु, तो लिखेंगे लघु वृत्त का क्षेत्रफल, और अनुपात बटे में निकलता है, बटे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त के लिए फॉर्मूला तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब लघु वृत्त के लिए त्रिज्या क्या लेके चल रहे हैं, आर, और दीर्घ वृत्त के लिए त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक। तो पाई से पाई कट गया। अब अनुपात बताना, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, स्मॉल आर, 3.5 का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या होगा, कैपिटल आर दे रखा है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 3.5 इंटू 3.5, नीचे क्या हो जाएगा, 7 इंटू, दशमलव हटाओ 0, दशमलव हटाओ 0, 7 से कट करो 10 बार, 7 से कट करोगे 5 बार, 7 से इसको कट करो 5 बार, और 7 से इसको कट करो 10 बार, तो 5 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, और 5 से कट करेंगे 2 टाइम्स, तो ऊपर कितना आ गया, 1 इंटू 1, नीचे कितना आ गया, 2 गुणे, तो ये जाएगा 1/4। तो हमसे पूछा था अनुपात, तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारा, अनुपात बराबर 1/4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। समझ गए, तो साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस ये है कि आपको पहले समझना है कि वैल्यू कैसे निकालें, और फॉर्मूला याद होना सबसे मस्ट है इसमें, ठीक। मिटा दे रहे हैं, फिर हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो हमारा दे रखा है वर्ग अंतराल, और ये इसमें पूछा हमसे समांतर माध्य बताना है, माध्य या समांतर माध्य दोनों एक ही चीज है, तो इसके लिए हम टेबल बना ले रहे हैं पहले इधर, उसके बाद फिर हम इसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमें पहली वैल्यू दे रखी है 20 से 60 है, वर्ग अंतराल, और अगर हमें वर्ग अंतराल दे रखा तो हमें वर्ग चिन्ह भी निकालने होंगे, तो यहाँ हमें दे रखा है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दे रखा है, तो तुरंत ही हम निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से। अब वर्ग चिन्ह देखो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20 से 60, फिर 60 से 100, फिर 100 से 150, फिर 150 से 250, फिर 250 से 350, फिर 350 से 450। तो अब देख रहे हो ये गैप तो समान है नहीं, अगर गैप समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, जिसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से 20 और 60 इनको जोड़ो, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को जोड़ोगे 60 और 20 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, ठीक। फिर 100 और इसको जोड़ोगे 160, उसका आधा होता है 80, इन दोनों को जोड़ोगे
कितना हो जाएगा 250, उसका जब आधा करोगे तो 125, फिर इन दोनों को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 400, ठीक, क्योंकि 250 में 150 जोड़ोगे 400, उसका आधा कितना हो जाएगा 200, यहाँ कितना हो जाएगा 400 और यहाँ से 2, मतलब इसमें से 50 इसमें जुड़ेगा 400, और फिर जो 600 का आधा 300, ऐसे इसमें इसका 50 इसमें जुड़ा 500 और 3 800, 800 का आधा कितना होगा 400, ये तो आ गया एक्स, हमारा कौन सा एक्स आई। अब इनकी बारंबारता दे रखी है, ठीक, बारंबारता है, तो बारंबारता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से, ठीक, तो ये लिख लेते हैं। बारंबारता कितनी दे रखी, इसकी 7 है, ये 5 है, उसके बाद 16 है, 16 के बाद ये 12 है, 12 के बाद ये वाली 2 है, फिर ये 3 है, ठीक। अब आपको पता है क्या लिखोगे एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पे एक और जरूरत पड़ेगी किसकी, सिग्मा एफ आई की। तो सिग्मा एफ आई मतलब इसको जोड़ते हैं, 7 5 12, 18 2 20, तो 22 और 3 25, हासिल आया 2, फिर 1 1 2 और 2 4, मतलब ये कितना आ गया 45। अब एफ आई इंटू एक्स आई मतलब 40 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा 280, फिर 80 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा 400, फिर 125 गुणे 16, तो 125 का जब 16 से गुणा करोगे तो 16 का 5 से गुणा करोगे 80, ठीक, फिर हासिल आया 8, 16 दूना 32, 32 में 8 जोड़ लेंगे हो जाएगा 40, ठीक, फिर 16 और 1 का गुणा करोगे 16, और इसमें 4 जोड़ दोगे तो फिर इसके बाद कितना आ जाएगा 200 गुणे 12, तो 12 का 2 से करोगे तो 24 हो गया, फिर यहाँ कितना होगा 300 गुणे 2, ये हो जाएगा हमारा 600, फिर 400 गुणे 3, ये हो जाएगा 1200। अब इसको प्लस कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये कैसे जुड़ेगा, ये 0 0 0 0 0, तो सब में लास्ट में 0 आ रहा है, फिर यहाँ देखो 8 आ रहा है, फिर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, कितना हो गया 8 हो गया। अब इस तीसरी संख्या 2 4 6, 6 यहाँ 0 है, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 2 18, ठीक, क्योंकि यहाँ कितना आया था सिर्फ 8 आया था, तो ये 18 हो गया, एक हासिल आया फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 4 4 और 1 5, 5 और 1 हासिल आया था 6, ये आ गया हमारा इसका मान। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें बताना है समांतर माध्य एक्स बार, फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, तो इसका मान कितना दे रखा है 6880 अपॉन 45, तो पहले 5 से कट कर लेते हैं, 5 से कट करोगे 9 आएगा, 5 से इसको कट करोगे 1 होगा, ठीक, 1 बचेगा 18 होगा, 3 से करेंगे 15 आएगा, 3 से करेंगे फिर से कितना हो जाएगा 18 आया था, 3 बचेगा, फिर इसको करोगे तो 7 बार जाएगा, और फिर 3 बचेगा तो 6 होगा, ठीक, तो 7 6 13 3 16 1 17, तो कट होगा नहीं, तो एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1376 अपॉन 9। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, किसको 1376 को 9 से तो एक बार जाएगा 9, बचा कितना 4, 7 आ गया, 5 बार 45 बचा 2, ये आ गया 6 फिर अब तो 2 बार जाएगा, फिर 8 रहेगा, ठीक, 8 बचा, दशमलव लगाया 0, फिर 8 बार जाएगा 72 होगा, फिर 8 बचेगा, फिर ये कितना हो जाएगा 0 ले लेंगे, फिर 8 टाइम्स, फिर ये 72, फिर 8 बचेगा, तो ये लगातार चलता रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 152.88, ठीक, ये मैं यहाँ लिख दिया, तो इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं 152.89, क्योंकि 8 आपका लगातार चलता रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 152.89, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वाले वीडियो में हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर का से लेके 4 तक, वैसे इसमें करने 5 थे, लेकिन जब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन करके चलेंगे। अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5, जो फिर उसके बाद हमारा ये वाला जो सेट 2 था जिसका कोड DW है, ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर आएंगे सेट नंबर 3 पे। तो तब तक चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।